Welcome back to all students. In next part of this video, we were discussing engineering properties of rocks, and in engineering properties of rocks, we will discussing engineering properties of building stones, in which we have already discussed crushing strength of rocks, building stone. Now we will discuss next property, that is transverse strength. Transverse strength defined as a capacity of stones to withstand बेंडिंग लोड। मतलब एक रॉक कितना बेंड झेल सकता है, कितना उसमें मोड़, कितना मतलब वो बेंडिंग को झेल सकता है। अगर किसी रॉक के ऊपर हम यहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं तो वो कितना बेंड होकर कितना उसको झेल सकता है, यही उसका ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है। When a stone is used as a beam or lintel, its transverse strength is determined as the modulus of fracture. अब आपने देखा होगा कि हम कई बार रॉक्स को एज अ बीम, बीकानेर में भी कई जगह आप देखेंगे कि नए मकान बन रहे हैं, यहाँ पे भी वहाँ एज अ बीम और एज अ लिंटल स्टोन्स का यूज़ होता है। अब बीम और लिंटल क्या है? बीम जो आप छतों में यूज़ करते हैं, छतों में देखते हैं, और जो लिंटल है जैसे कि दरवाजे के ऊपर का एरिया, खिड़की के ऊपर का एरिया जहाँ पे हम एक पत्थर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं लिंटल। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग रिलेशंस। R इक्वल्स टू 3WL अपॉन 2BD स्क्वायर, जहाँ पे R क्या है? मॉडुलस ऑफ रप्चर या ट्रांसफर स्ट्रेंथ। W है वेट एट विच सैंपल ब्रेक्स, वह भार जहाँ पर आकर उससे ज़्यादा अगर हम भार थोड़ा सा भी डाल देंगे तो वो जो सैंपल जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो टूट जाएगा, उस भार को बोला है W। L लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, जितना लेंथ का हमने स्पेसिमेन यूज़ किया है, L हो गया ये लेंथ, और विड्थ L हो गया उसके विड्थ, सॉरी B हो गया विड्थ, और D हो गया इसका थिकनेस। किसी भी स्पेसिमेन का जो थिकनेस, विड्थ और लेंथ यूज़ किया है हमने इसमें, और वेट यूज़ किया है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया RWL अपॉन 2BD स्क्वायर। इसकी यूनिट है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी वैसे ही आई। W की वेट की यूनिट kg, और L लेंथ है ये सेंटीमीटर में हो गया, B विड्थ है ये सेंटीमीटर में हो गया, और D है इसकी थिकनेस, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। B से L कट गया और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Transverse strength. Transverse strength is determined practically by loading transversely a bar shaped test specimen supported at ends from below. इसमें हम एक बार शेप्ड की एक सैंपल लेते हैं, जैसे ये सैंपल हमारा यहाँ पे शो कर रहा है इस फोटो में, और इसको दोनों तरफ से नीचे की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से इसमें प्रेशर डाला है हमने, और प्रेशर को धीरे धीरे करके हम बढ़ाते जाते हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि जिससे थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर डालते ही ये यहाँ से टूट जाती है, जैसे कि यहाँ शो हो गया, ये टूट गई है। तो उस वेट को नोट कर लेते हैं, और इसकी लेंथ वगैरह हमें पहले से पता ही है, और इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम हमारा ट्रांसफर स्ट्रेंथ रॉक की निकाल सकते हैं। ट्रांसफर स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए एज अ बिल्डिंग स्टोन वह रॉक अच्छा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। पोरोसिटी वैसे तो हम हाइड्रोजियोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है पोरोसिटी? जो पोर स्पेस का वॉल्यूम है किसी भी टोटल वॉल्यूम से, उस रेशियो को हम बोलते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन टोटल वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक सैंपल। किसी भी रॉक का पूरा वॉल्यूम लो और उसके वो कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, उसी को पोरोसिटी बोलते हैं। अब पानी की बात करते हैं तो वो हम हाइड्रोजियोलॉजी में घुस जाते हैं, और जब हम पोर स्पेसिस की बात करें, खाली जगह की इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, चीज़ सेम है। रॉक विल बी हाईली पोरस इफ कंपोज्ड ऑफ स्फेरिकल एंड राउंडेड ग्रेन्स, और इफ सीमेंटिंग मटेरियल इज अनइवनली और पुअरली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर किसी रॉक्स के अंदर
जो उसके ग्रेन्स हैं वो स्फेरिकल है, राउंडेड हैं, तो उसके अंदर पोर स्पेसेस ज़्यादा होगा। आप ये देख ही सकते हैं कि अगर इस तरह के राउंडेड ग्रेन्स हैं तो उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होने की चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू अगर किसी के, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये दो तरह के मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाई है। एक में राउंडेड थे, स्फेरिकल थे, एक में ये मैं एंगुलर बना रहा हूँ। एक के अंदर दूसरे के अंदर धंस जाते हैं तो चांसेस कम है कि उसके अंदर पोर स्पेसेस कम होंगे, और जबकि इसके अंदर जिसमें स्फेरिकल है बीच में पोर स्पेस ज़्यादा दिख रही है आपको। तो जो जिसमें राउंडेड होंगे उसमें पोर स्पेसेस ज़्यादा होगी, और उसमें अगर सीमेंटिंग मटेरियल भी अनइवनली या पूरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सभी पोर स्पेसेस को घेर लेगा सीमेंटिंग मटेरियल, लेकिन अगर अनइवनली या पूरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सभी पोर स्पेसेस को वो नहीं घेर पाएगा और बीच में पोर स्पेसेस खाली रह जाएंगे और पोरोसिटी बढ़ा देंगे। हायर द पोरोसिटी लेसर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा खाली जगह है उतनी ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उतनी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी है उतनी ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यूज़ ऑफ हाईली पोरस वैरायटी ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। और जितनी कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के लिए उसकी पोरोसिटी कम होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा जिसकी पोरोसिटी है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए ज़्यादा अच्छा रॉक नहीं है। Presence of water within the pores decreases the strength of rock and may also make the stone very vulnerable to frost action in cold humid climates। अब ये जो पोरोसिटी ज़्यादा है तो उसमें पोर्स ज़्यादा हैं, पोर्स ज़्यादा हैं तो उसके अंदर अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है उन पोर्स के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी स्टोर हो जाएगा, और पानी जब ठंड बढ़ेगी तो वही पानी फ्रोस्ट एक्शन करेगा। फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है? उसमें जो पानी है उसमें वो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ बनने से वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करेगा तो वो रॉक को रैप्चर कर देगा, जो कि बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए पोरोसिटी ज़्यादा है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के में क्या वेट रहेगा वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। इन केस ऑफ रॉक्स अलॉन्ग विद सॉलिड मटेरियल, solid mineral material, some pores or open spaces may also present which may be empty, partially filled, fully filled with water. Thus three types of densities may be discussed। किसी भी रॉक के अंदर या तो वो पोर स्पेसेस फुल्ली फिल्ड होते हैं या बिल्कुल खाली होते हैं या पूरे भरे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही तीन तरह की डेंसिटीज़ बोली जाती हैं: ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या है? ड्राई डेंसिटी इज़ अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ एब्सोल्युटली ड्राइड रॉक स्पेसिमेन। किसी भी रॉक को हम पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं ओवन में बेक करके, उसके बाद उसकी डेंसिटी निकालते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इज़ द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक सैंपल विद द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वेयर पोर्स आर ओनली पार्शियली फिल्ड विद वाटर। जैसा रॉक मिला वैसा का वैसा ही हमने यूज़ किया, उसमें कितनी नेचुरली मॉइस्चर था वो मौजूद है और उसकी हमने एक डेंसिटी निकाली, तो उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी, इसमें हम पूरे रॉक को क्या करते हैं, उसको हम सोख के पानी में भिगो के रख देते हैं, उसके बाद 72 आवर्स के लिए या पूरा सेचुरेशन होने तक के लिए हम उसको भिगो के छोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी डेंसिटी निकालते हैं, उसको हम सैचुरेटेड डेंसिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड रॉक इन विच ऑल द पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। इन मोस्ट इंजीनियरिंग कैलकुलेशन बल्क डेंसिटी इज़ यूज्ड। नॉर्मली बल्क डेंसिटी की यूज़ कर सकता है क्योंकि यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि हमें उसे नेचुरल कंडीशंस में ही यूज़ करना है। उसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है डेंसर रॉक्स आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन लाइटर रॉक्स ऑफ द सेम कंपोजिशन। और सेम कंपोजिशन का रॉक है, एक डेंसर है एक डेंसर नहीं है, जो डेंसर रॉक है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। Next we will discuss in next part of this video.